सर आपकी एक वीडियो थी कि जो भी व्यक्ति महारानी के दरबार जाना चाहता है सच्चे दिल से अरदास करके तो देखो महारानी अपने आप सारे इंतजाम कर देती है। और ये हकीकत है कि मेरे पास पैसे नहीं थे और महारानी ने ऐसी कृपा करी कि मैं बाई फ्लाइट आया हूँ आज यहाँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो तुम मैया मेरा नाम हो रहा। जय माता दी। एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। अप्रैल मंथ की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में इस अप्रैल मंथ में माँ भगवती के पवित्र नवरात्रे हैं। काफ़ी ऐसे श्रद्धालु होंगे जो माँ भगवती के दर्शन करने इस अप्रैल मंथ में माता रानी के दरबार जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आप सबसे अप्रैल मंथ की पूरी यात्रा प्लानिंग आपसे शेयर करने वाले हैं। आप सब तो जानते ही माता रानी की अनुपम कृपा से माता रानी का बुलावा आता रहता है और काफ़ी सालों से हम वीडियोस बना रहे हैं, तो थोड़ी एक्सपीरियंस हो चुकी है। उस एक्सपीरियंस को हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा करने वाले हैं कि आप अप्रैल मंथ में जा रहे हैं तो किस प्रकार से मौसम रहने वाला है, यात्रा अपडेट क्या रहेगा, यात्रा की प्लानिंग आपको कैसे करनी है, लॉकर आपको कैसे मिलेंगे, दर्शन आपको कैसे होंगे, तमाम प्रकार की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बस सफ़र के साथ। दरअसल काफ़ी श्रद्धालु ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट ट्रेन कटरा तक नहीं मिलता है तो वो जम्मू तक आते हैं, जम्मू से बस का सहारा लेकर कटरा की ओर रवाना हो जाते हैं। अप्रैल मंथ में श्रद्धालु की काफ़ी रौनक देखने को मिल जाती है। हालांकि आपको बसेस मिल जाते हैं लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। और कोशिश करें कि जब आप जम्मू से कटरा का बस सफ़र कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट बसेस को प्रेफर करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ प्राइवेट बसेस का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। गवर्नमेंट का कॉस्ट ऑलमोस्ट 105 रुपये से लेकर 110 रुपये के आसपास होता है, वहीं प्राइवेट बसेस का कॉस्ट 120 रुपये से लेकर 150 रुपये के आसपास होता है। डिपेंड करता है अलग अलग बसेस के ऊपर। ऐसे में जैसे आप कटरा पहुँच जाते हैं तो आपको पता है कि आपको एक सिम लेना पड़ता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपके एरिया का सिम काम नहीं करता जो प्रीपेड होता है। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो उसको लेकर जा सकते हैं, वो वर्क करेगा। नहीं तो आप जम्मू कश्मीर पहुंच के वहां से एक प्रीपेड सिम ले सकते हैं जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 200 लेके 300 के आसपास में होता है। और अगर आप वहां जाके सिम बाय करते हैं तो भी आपके लिए बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप घर से अपना पोस्टपेड सिम लेके जाते हैं जिसका ऑलमोस्ट बिल जो है वो 300 से 400 के बीच में आता है, जियो का अगर आप प्लान लेते हैं तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। ये दोनों सिम आपका वर्क करेगा। अगर आपके एरिया का पोस्टपेड है देन वर्क करेगा, आप वहाँ जाके प्रीपेड लेते हैं देन वर्क करेगा, लेकिन आपके एरिया का प्रीपेड सिम वहाँ वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप सिम ले लीजिए। अब सिम लेने के बाद आपको पता है कि आपको यात्रा शुरू करनी पड़ती है और सबसे ज़रूरी होता है RFID कार्ड। देखिए RFID कार्ड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरीके से हमने इस बार प्राप्त कर लिया है, क्योंकि RFID कार्ड जब तक आपके पास नहीं होगा आपको यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खासकर माता रानी के नवरात्र इस अप्रैल मंथ में तो श्रद्धालु की रौनक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और RFID कार्ड यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। RFID कार्ड प्राप्त करने का दो बड़ा माध्यम है। पहला माध्यम यह है कि घर से ही आप ऑनलाइन माँ वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट से RFID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उस स्लिप को ले जाकर कटरा के ऑफलाइन काउंटर में दिखा के RFID कार्ड प्राप्त कर लीजिए। दूसरा माध्यम यह है कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ हैं तो आप कटरा पहुंच के ऑफलाइन काउंटर से भी RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जाते हैं तो, और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उस चीज़ को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हुआ यूँ है कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जाते हैं तो ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पर एक्स्ट्रा काउंटर्स हैं श्रद्धालुओं के लिए, जिनमें आप 24 घंटे में कभी भी जाके रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखा के RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ये बेनिफिट होता है कि कभी कभी नवरात्रों के उपलब्ध में संख्या बढ़ती है तो वो लोग काउंटर पर विंडो की संख्या बढ़ा देते हैं। तो जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जाते हैं उनके लिए एक सेपरेट से विंडो बना दिया जाता है काउंटर पर। वहाँ जाके वो आराम से स्लिप दिखा के अपना RFID कार्ड ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पिछले साल नवरात्रों में आपने देखा होगा कि ऐसा हुआ था, मैंने आपको वीडियो बना के भी दिखाया था। तो ऐसे में ये बेनिफिट होता है। इस बार मैंने खुद देखा कि जब 7 बजे काउंटर बंद हुआ ना भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से, तो ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पर जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था उनको कार्ड मिल रहा था रात को करीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। तो ये बेनिफिट आपको हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जाते हैं। इन केस श्रद्धालु की संख्या बढ़ती है, काउंटर नीचे से
से वो बंद करते हैं तो फिर आपको ये बेनिफिट हो जाता है। इस बात का भी बहुत खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप ऑफलाइन RFID कार्ड लेना चाहते हैं तो सुबह 5 से लेके रात 10 बजे तक ही आपको RFID कार्ड मिलता है, और कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहले RFID कार्ड ले लीजिएगा। अदरवाइज संख्या जैसे इंक्रीज होगी हो सकता है कि काउंटर वो बंद कर दे, फिर आपको RFID कार्ड नहीं मिलेगा और आपकी जो भी बुकिंग्स होंगी ऊपर फिर आपको वो भी नहीं मिलेगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा। जो बच्चे 5 साल से ऊपर हैं उन्हें RFID कार्ड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर 5 साल से नीचे हैं तो RFID कार्ड का बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ साथ आप RFID कार्ड जब भी ले रहे हैं तो आपको सबको लाइन में लगाना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक करके सबका किया हुआ है एक ही ID पर, फिर भी सबको लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो कैप्चर होता है। तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यात्रा प्लानिंग की। देखिए, किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले अगर आपका एक प्लान सेट है यात्रा के लिए तो आपकी यात्रा परफेक्ट होती है। उसके लिए आपको ये सेट करना है कि आप कितने बजे अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, कितने बजे आप अर्धकुंवारी मंदिर पहुंच रहे हैं, कितने बजे आप माता रानी के दर्शन करने के लिए भवन पहुंच रहे हैं, भवन में आपके रुकने का क्या प्लान है और कितने बजे आपको नीचे आ जाना है। अगर इस तरह का पूरा प्लान सेट रहेगा तो आपकी यात्रा परफेक्ट रहने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग देखिए, यात्रा का प्लान आपका इस तरह से होना चाहिए कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 5 बजे या 4 बजे या 3 बजे अपनी यात्रा की शुरुआत करिए। अब इतनी सुबह आप यात्रा की शुरुआत करेंगे तो आप सोचेंगे कि आपको RFID कार्ड कहाँ से मिलेगा। इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप रात को 10 बजे RFID कार्ड ले लीजिए जो कि सुबह 4 बजे तक वैलिड रहेगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि नया ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पे जा सकते हैं और वहाँ से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखा के RFID कार्ड ईजिली प्राप्त कर सकते हैं और उसी मार्ग से यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अर्ली मॉर्निंग यात्रा की शुरुआत करेंगे तो आपको यात्रा ट्रैक में ज़्यादा रौनक का सामना नहीं करना पड़ेगा, श्रद्धालु का ज़्यादा रश आपको नहीं मिलेगा और आप टाइमली माता रानी के दर्शन करके सेम डे में ही वापस कटरा शहर आ जाएंगे। अगर आपकी बुकिंग्स है फिर तो आप ऊपर रुकने का पूरा प्लान कर लीजिए। अगर बुकिंग नहीं है तो आपके लिए सेम डे नीचे आने का प्लान बहुत परफेक्ट रहेगा और आपकी यात्रा भी सफल रहेगी। इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग कैसे मिलेगा। अब ऑनलाइन बुकिंग की बात की जाए तो ऑलरेडी अप्रैल मंथ की बुकिंग सभी प्रकार से फुल हो चुकी है, चाहे आपका बैटरी कार हो, रूम्स हो, डॉर्मेट्रीज हो, इन सभी की बुकिंग ऑलरेडी फुल है। लेकिन रोपवे की बुकिंग अगर आप चेक कर सकते हैं तो हो सकता है कि आपको रोपवे की बुकिंग मिल जाए। आप रोपवे की ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिएगा। इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको ज़्यादा लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी और आप आगे जाके रोपवे के माध्यम से माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी जा सकते हैं। अब अगर बात की जाए ऑफलाइन बुकिंग की तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि नवरात्रों में माता रानी के दरबार में संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से ऑफलाइन बुकिंग मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी आप कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं जो बस स्टैंड के पास है। वहाँ पे आपको जाके पता करना होगा, अगर सेम डे में उनके पास अवेलेबल होगा तो आपको प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। हेलीकॉप्टर टिकट्स की अगर आपको बुकिंग चाहिए करंट बेसिस पे तो आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रूम में रिजर्वेशन काउंटर के आगे जाना और आपको हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर दिखेगा, जहाँ से जाके आप ऑफलाइन पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे 4 बजे पहुँचना पड़ेगा। 6 बजे काउंटर खुलता है, तब जाकर आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको सेम डे की हेलीकॉप्टर टिकट्स की बुकिंग मिल जाए। अदरवाइज फिर भी चांसेस कम हो जाता है। अगर जितना आप टाइम लेके पहुँचेंगे उतना ज़्यादा चांसेस कम हो जाता है बुकिंग के लिए, क्योंकि उस दौरान श्रद्धालु की काफ़ी रश रहती है। और अगर आपको बैटरी कार की ऑफलाइन टिकट चाहिए, इसके लिए आपको अर्धकुंवारी बैटरी कार काउंटर पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर पता करना पड़ेगा। अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो आपको प्रोवाइड करेंगे, और अगर आप भवन से अर्धकुंवारी आना चाहते हो तो भवन पे भी बैटरी कार काउंटर बनाया गया है, जहाँ से जाके आप ऑफलाइन इजीली पता कर सकते हैं। रोपवे की जानकारी तो मैंने आपसे शेयर ही कर दी कि आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए। अगर ऑनलाइन बुक करने में असमर्थ तो ऑफलाइन भी श्रद्धालु को रोपवे की टिकट मिल जाती है। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये कंप्लीट जानकारी हमने ऑफलाइन टिकट काउंटर की शेयर कर दी कि आपको कहां पर कैसे कैसे जाना और कैसे टिकट्स को बुक करना है ऑफलाइन। अब बात करते हैं लॉकर की, क्योंकि दर्शन करने से पहले आपको लॉकर की रिक्वायरमेंट होती है। दर्शन करने के वक्त आपके पास सिर्फ पैसा और प्रसाद होता है, अन्यथा सारा सामान आपको लॉकर में रखना पड़ता है। और नवरात्रि के दिनों में तो श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है लॉकर के लिए। उन्हें जल्दी लॉकर मिलता नहीं है, लॉकर ऑलरेडी फुल होते हैं और फिर वो दर्शन करने में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम का सामना करते हैं। तो ऐसे में आपके लिए ऑप्शन सबसे पहले ये है कि आप कोशिश करिए कि लॉकर के लिए अपने घर से एक ताला लेकर जाइए, और अगर आपको भवन में जाने के बाद कहीं कोई लॉकर दिखता है तो आप उस लॉकर में अपना सामान डाल के लॉक करके
दर्शन के लिए प्रस्थान कर लीजिए। अगर आपको वहाँ पे भी लॉकर नहीं मिलता है तो फिर आपके लिए पार्वती भवन में भी लॉकर है, वहाँ पे भी आप लाइन में लग के लॉकर ले सकते हैं और वहाँ पे भी अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आपको लॉकर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है तो फिर आपको बता दें कि स्काई वॉक के थोड़ा सा आगे जाने पर आपको गेट नंबर 3 मिलता था, जहाँ से पहले एंट्री होती थी, जिसे गेट नंबर 3 कहते हैं और लॉकर नंबर 3 कहते हैं। वहाँ भी आप जाके सामान रख सकते हैं, सीढ़ी से नीचे उतर कर आपको जाना पड़ेगा। दरअसल वो लॉकर ना जब श्रद्धालु की रौनक बढ़ती है, रश बढ़ती है, तो उस दौरान उस लॉकर को ऑपरेशनल में लाया जाता है, उसे ओपन कर दिया जाता है। तो वहाँ पे भी जाके एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है फिर आपके पास 2 लास्ट ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन ये है कि आपके साथ अगर ज़्यादा मेंबर हैं तो आप एक मेंबर को रोक दीजिए, उनको बोलिए कि आप सामान देखिए, हम दर्शन करके आते हैं, तो फिर आप जाइएगा और हम सामान देखेंगे। ये ऑप्शन है। लेकिन अगर आप साथ जाना चाहते तो फिर भवन पे कुछ प्राइवेट प्रसाद शॉप हैं, आपको उनके पास जाना है, उनसे प्रसाद परचेस करना है और उनसे रिक्वेस्ट करके अपना सामान उनको दे देना है। कह देना है भैया आप रख लीजिए, मैं दर्शन करके आता हूँ। प्रसाद का कॉस्ट थोड़ा हाई होगा, लेकिन आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपका सामान रख लेंगे प्रसाद लेने के बाद। और जब आप दर्शन करके आते हैं तो उसके बाद आप उनसे जाके सामान अपना ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह का प्रक्रिया प्रोसेस होता है। आप चाहें तो इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसे देख लीजिएगा। मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है तो मैं आपसे इस वीडियो में ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। अब बात की जाए दर्शन की, जिसके लिए हम माता रानी के दरबार इतनी दूर से जाते हैं और दर्शन करने के लिए हम सोचते हैं कि हमें अच्छे दर्शन हो। देखिए नवरात्रों में माँ भगवती के दरबार में काफ़ी ज़्यादा रश संख्या बढ़ जाती है श्रद्धालु की, और दर्शन करने में श्रद्धालु को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैंने खुद देखा कि काफ़ी श्रद्धालुओं को जानकारी नहीं होती है और वो आरती शुरू होने से पहले ही लाइन में लग जाते हैं, तब उनका 2 से 3 घंटा लाइन में ही लग जाता है दर्शन करने के लिए। उसके बाद काफ़ी श्रद्धालु आरती के बाद भी लाइन में लगते हैं, उसमें भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन उन्हें दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि इतना ज़्यादा श्रद्धालु की संख्या होती है और वहाँ के मैनेजमेंट को जल्दी जल्दी दर्शन करके सभी श्रद्धालु को आगे बढ़ाना होता है। तो ऐसे में आप कोशिश करिए कि दोपहर के 12 बजे के बाद जाइए, अगर आप दोपहर में पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए, या फिर अगर आप शाम में पहुँच रहे हैं तो रुक जाइए, रात को 12 बजे के बाद जाइएगा। इन 2 टाइम में आपको संख्या कम मिलेगी, बिल्कुल ज़्यादा आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा कतार में आप नहीं लगेंगे और आप बहुत आराम से माँ भगवती के दर्शन कर लेंगे। और दर्शन करके फिर आप वापस आ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो भी प्लान आपने बनाया है उस प्लान के अकॉर्डिंग आप नीचे कटरा शहर की ओर प्रस्थान कर लीजिए, या फिर आप भवन पे स्टे कर सकते हैं, जैसा आपका जो प्लान होगा। अब बात की जाए मौसम की यानी वेदर अपडेट की। देखिए मैं क्या कोई भी आपको वेदर की कंफर्मेशन जानकारी नहीं दे सकता कि आखिर मौसम जो है वो इस दिन इसी तरह का रहेगा, क्योंकि वहाँ का मौसम ना पूरी तरीके से बदलता रहता है। मैंने खुद महसूस किया कि सुबह में मौसम धूप का था, उसके बाद बादल आए, फिर बारिश होने लगी और फिर से धूप निकल आया। तो इस तरह का मौसम वहाँ पे बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। और गूगल वेदर रिपोर्ट भी कई बार फेल हो जाता है। कई बार गूगल पे दिखता है कि मौसम साफ रहेगा लेकिन बारिश होती है, और कई बार वहाँ पे दिखता है कि बारिश होगी लेकिन मौसम साफ रहता है। इसलिए कोई कंफर्मेशन तो आपको नहीं शेयर कर सकते हम, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि देखिए आपको अप्रैल मंथ में कटरा शहर में चढ़ाई करते वक्त भी आपको गर्मी सा महसूस ज़रूर होगा, लेकिन जब आप भवन पहुँचेंगे तो सुबह शाम में आपको हल्की हल्की ठंड महसूस होगी। इसलिए एक नॉर्मल गर्म कपड़ा अपने साथ ज़रूर रखिएगा। साथ ही साथ आप अपने साथ रेनकोट और अम्ब्रेला भी रख लीजिएगा। इन केस अगर वेदर में परिवर्तन होता है तो आपके पास सभी सेफ्टी मेजर्स होंगे और आप आराम से माँ भगवती के दर्शन करेंगे, आपको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपना पूरा प्लानिंग करके जा सकते हैं। और वेदर अपडेट मैंने फिर से आपको बता दिया कि मैं क्या कोई भी आपसे करेक्ट नहीं शेयर कर पाएगा, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे बदलती रहती है। मैंने इतनी बार यात्रा किया है तो मुझे मौसम का ये एक्सपीरियंस मिला है कि मौसम एक जैसा वहाँ पर नहीं रहता है, और मैं हर बार अपने साथ गर्म कपड़ा लेकर जाता हूँ ताकि किसी प्रकार से मुझे कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अब सुविधाओं की बात कर ली जाए तो देखिए नवरात्रों में श्रद्धालु को हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, आपका रोपवे, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, सभी प्रकार की सुविधा भक्तों को मिलती रहती है। हेली तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से मौसम है, उस हिसाब से हेलीकॉप्टर चलता है, अदरवाइज हेलीकॉप्टर के फ्लाइट्स कैंसिल हो जाते हैं। और जो भी फ्लाइट कैंसिल होते हैं उनका रिफंड आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको काउंटर पर जाकर स्लिप को दिखाना पड़ेगा, स्टैंप लगवाना पड़ेगा, फिर आपको रिफंड मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसके अलावा नवरात्रों के शुभ अवसर पर श्रद्धालु के लिए काफ़ी नई नई व्यवस्था शाइन बोर्ड द्वारा की जाती है, जैसे फलारी भोजन की व्यवस्था की जाती है, जितने भी भोजनालय हैं। इसके साथ साथ जो दिव्यांगजन श्रद्धालु हैं उनके लिए अलग से बैटरी कार, घोड़े की सुविधा दी जाती है। हो सकता है इस बार भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं इस नवरात्रों में। हालांकि पूरे तैयारी के साथ जाइएगा, माता रानी कृपा रहे तो आपकी यात्रा जरूर से मंगलमय और सफल होगी। इस वीडियो में हमने पूरा प्रयास किया है आप सब तक सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की। उम्मीद करेंगे कि अप्रैल
अप्रैल मंथ की यात्रा प्लानिंग की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने सभी फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर वो दरबार जा रहे हैं अप्रैल मंथ में तो उनकी यात्रा सफल रहे और उनको हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई प्यारी सी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेंड राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।